भारत की शान। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता, इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। किसी भी देश के विकास के लिए उसकी खाद्य सुरक्षा काफी अहमियत रखती है। भारत में आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती किसानी से जुड़ा है। ऐसे में सरकार तो कृषि और किसानों के विकास के लिए अहम कदम उठाती ही है, साथ ही देश में मौजूद विभिन्न कृषि संस्थान भी कृषि और फसलों के विकास के लिए नए नए शोध कार्यों से जुटे रहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक भी कुछ ऐसे ही शोध कार्यों में जुटे हैं। इस शोध प्रोजेक्ट के तहत रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग फलदार पौधों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस तरह के शोध हमारी कृषि को नए आयाम देते हैं। तो आज हम विचार विमर्श में इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से नाभिकीय तकनीकों से खाद्यान्न सुरक्षा की जा सकती है। नाभिकीय तकनीकों से खाद्यान्न सुरक्षा पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई से हैं, और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष हैं पर्यावरण विज्ञान संभाग IARI पूसा से, और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं पर्यावरण विज्ञान संभाग पूसा में, और वो हमारे साथ आगे जुड़ेंगे कार्यक्रम में। लेकिन डॉक्टर अरुण और डॉक्टर भूपेंद्र, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। तो आइए कार्यक्रम में बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। किसानों के हित और खाद्यान्न सुरक्षा में नाभिकीय तकनीक अपनी खास भूमिका निभा रही है। अक्सर अनाज और फसलों में कई तरह के कीटों और कीड़ों आदि के हमले के कारण इनके खराब होने की आशंका बनी रहती है। लेकिन अगर देश में उत्पादित खाद्यान्न को सुरक्षित कर लिया जाए तो देश के करोड़ों लोगों का पेट भरने के काम आ सकता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि नाभिकीय विकिरण का मतलब सिर्फ बिजली आदि बनाने में होता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनका उपयोग खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता और शेल्फ लाइफ बढ़ाने, फसलों की नई किस्मों के विकास और फसल को रोग और कीट से बचाने में भी होता है। इस काम में परमाणुविक तत्वों से निकलने वाले विकिरण का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शोध प्रोजेक्ट की बात करें तो इस शोध के तहत वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि फलदार पौधों की कटाई छटाई में गामा किरणें और रेडियोधर्मी पदार्थ कैसे सहायक साबित हो सकते हैं। अब तक गामा किरणों का उपयोग ऊर्जा और चिकित्सा क्षेत्र में ही किया जाता रहा है, लेकिन बढ़ती खाद्यान्न की मांग, जलवायु परिवर्तन प्रभाव, मौसम और ऋतु चक्र में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में भी गामा किरणों और रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग बढ़ा है। इसके तहत तरह तरह के शोध विभिन्न फसलों पर किए जा रहे हैं। दलहन में येलो मोज़ेक और फल सब्जी फसलों में निमेटोड का उपचार भी गामा किरणों और रेडियोधर्मी पदार्थों के उपयोग से संभव है। आपको बता दें कि खाद्यान्न, फल सब्जी में रेडियोधर्मी किरणों का उपयोग सेहत के लिए सुरक्षित बताया गया है। गामा किरणों से उपचार के बाद फल सब्जी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि उपचार के बाद कृषि उत्पाद में कीट फंगस पनपने की संभावना या परिवहन के दौरान पकने की संभावनाएं न के बराबर हो जाती हैं। इस तकनीक से भंडारण के दौरान आलू प्याज में होने वाली फुटान को भी रोका जा सकता है। गामा किरणों से उच्च उत्पादकता और रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया जा सकता है। अनाज किस्मों में गुणवत्ता व पोषकता वृद्धि, पौधों में प्राकृतिक तनाव को कम किया जा सकता है। और आइए कार्यक्रम में अब चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। अभी आपने ज्ञानवर्धक रिपोर्ट देखी और सबसे पहले हम रुख करते हैं डॉक्टर अरुण का। डॉक्टर अरुण, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो नाभिकीय तकनीकें हैं इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्या होती हैं और किस तरह से इनका उपयोग जो है वो खाद्य सुरक्षा में किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितना खाद्य उत्पादन।
तो अब भारत देश खाद्य उत्पादन में तो काफ़ी सेल्फ रिलायंट है, पर खाद्य सुरक्षा के मामले में थोड़ा पीछे है, क्योंकि हमारा जो वेस्टेज है वो काफ़ी 30 से 40% जो खाद्यान्न है वो असुरक्षित रहता है या वेस्ट होता है या उसको यूज़ नहीं किया जाता है। तो खाद्य सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके कई तरीके जो हैं सदियों से अपनाए जा रहे हैं और प्रचलित हैं। जैसे आप देखते हैं कि धूप में सुखाना एक किस्म का सौर्य किरणों का उसमें यूज़ है, या नमक लगाना या ठंडी जगह पे रखना। ऐसे कई जो पुराने प्रचलित तरीके थे। उसके बाद जो नए तरीकों में जैसे पैस्चराइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन है, जहाँ पे हीट का उपयोग होता है या ज़्यादा तापमान का उपयोग होता है, उससे हम लोग पैस्चराइज या स्टेरिलाइज कर सकते हैं खाद्यान्न को और ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं। वैसे ही केमिकल मेथड्स हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं, सॉर्बिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ऐसे कई केमिकल्स हैं या जो कीटनाशक हैं वो यूज़ किए जाते हैं जिन्हें फ्यूमिगेंट्स कहते हैं। और फिजिकल मेथड्स में जैसे मैंने आपको बताया कि थर्मल ट्रीटमेंट भी फिजिकल मेथड है, और जैसे यूवी रेज हैं या हाई प्रेशर है, ये फिजिकल मेथड है। उसी तरह ये जो विकिरण है जिसे हम रेडियोधर्मी पदार्थों से निकलता है जो विकिरण, या फिर जो मशीनों से विकिरण निकलता है जैसे एक्सरेज हैं या एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका भी हम यूज़ खाद्य सुरक्षा में कर सकते हैं। तो जो रेडियोधर्मी पदार्थों से जो विकिरण निकलता है उसको हम कहते हैं गैमा रेज। तो ये गैमा रेज जो हैं इनको हम लोग जो कोबाल्ट 60 एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जो रिएक्टर में प्रोड्यूस होता है, और इस कोबाल्ट 60 से गैमा रेज निकलती हैं। जो हाई एनर्जी गैमा रेज हैं उनकी एनर्जी जो रहती है वो पेनिट्रेट कर सकती है फूड को, और उससे जो उसमें कीट हैं या जीवाणु हैं वो मर जाते हैं। उसी तरह मशीनों से हम लोग इलेक्ट्रॉन जिनको एक्सेलरेट करके यूज कर सकते हैं, या फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सरेज में तब्दील कर सकते हैं। और ये एक्सरेज भी उतनी पावरफुल हैं जितनी गैमा रेज पावरफुल होती हैं। और इन जो ये जो विकिरण है या किरणें हैं, इनको हम लोग कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। इनको आयोनाइजिंग रेडिएशन इसलिए कहा जाता है कि ये एटम को आयोनाइज करती हैं, एटम में से एक इलेक्ट्रॉन उठा के बाहर फेंक देती है, और जिसके कारण आयोनाइजेशन होता है। और इस आयोनाइजेशन के कारण ही इसके जो बहुत सारे फायदे हैं हम लोग कर पाते हैं। और वो फायदे जो होते हैं डिफरेंट तरह तरह के खाद्यान्नों में, जो कि लो डोज, मीडियम डोज, हाई डोज एप्लीकेशन के आधार पर हम लोग खाद्यान्नों को सुरक्षित रख सकते हैं। जो बहुत ही कम डोज की मात्रा में जब हम विकिरण करते हैं, तो जैसे अंकुरण होता है आलू या प्याज में, या जो राइपनिंग होती है मैंगोज या बनाना में, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और उसी तरह उससे थोड़ा अधिक डोज अगर देंगे तो हम लोग जो खाद्यान्नों में कीड़ा लगता है उन कीड़ों के अंडों को या लार्वे को उनको मार सकते हैं, और वो एडल्ट नहीं बन पाते हैं। तो इसके कारण हम लोग इनको बहुत देर तक रख सकते हैं। और उससे भी अगर हाई डोज हम दें तो उसको पूरी तरह से जितने भी जीवाणु हैं उनको हम खत्म कर सकते हैं। तो इस तरह से लो डोज, मीडियम डोज और हाई डोज एप्लीकेशन हैं विकिरण की। तो डॉक्टर अरुण, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी जो यहाँ पर है वो आपने यहाँ अभी दी है, लेकिन डॉक्टर भूपेंद्र, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी, ये जो नाभिकीय तकनीकें होती हैं ये किस तरह से खाद्यान्न फसलों की जो सुरक्षा है उसके काम आती हैं, ये बताइए। ज्योत्सना, जैसे कि अभी मेरे सहयोगी डॉक्टर अरुण ने बताया कि रेडियोधर्मी पदार्थों या उनसे निकलने वाली जो आयनाइजिंग किरणें हैं उनका बहुत ज्यादा उपयोग है, पर्टिकुलरली खेती में। और पूसा संस्थान में इसके जो नाभिकीय तकनीकों पर
जो प्रयोग वो 1971 में शुरू हुए थे, जब 1938 में ये सोचा गया कि हमें विश्व शांति में नाभिकीय तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए एक नाभिकीय प्रयोगशाला, नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जो कि फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उसको स्थापित किया गया, और जिसका के उद्घाटन 29 नवंबर 1971 में उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। वो आज अगर हम देखें वो समय और आज का समय, हम लोगों ने इस दिशा में बहुत प्रगति की है। मेरे डॉक्टर अरुण ने जैसे बताया अभी कि हम इसको जो है फसलों में कीड़ा लग जाता है, अगर हम फसलों को संरक्षण करना चाहते हैं उसमें हम उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वह फसल सुधार में भी इसका उपयोग कर रहा है। और फसल सुधार की जहां हम बात करें तो हम इसमें आप ये सोचें कि वह जो फसलें हैं जिनमें डाइवर्सिटी, नेचुरल डाइवर्सिटी, विभिन्नता कम है, उनमें हम गामा किरणों के उपयोग से भिन्नता को बढ़ा सकते हैं। और जब आपके पास भिन्नता बढ़ जाती है तो आपके पास नए आयाम, आप उन चीजों, उन वैरायटीज को आप चेक करके और देख सकते हैं कि क्या उनमें से कोई ऐसी है जो कि अजैविक और जैविक जो तनाव हैं उनसे लड़ने की उनमें क्षमता आ गई हो, क्या वो कम पानी में उगने लायक हो गई हैं, क्या वो कम जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो तत्व हैं, पौष्टिक तत्व हैं, उनमें वो उगने लायक हो गई हैं, क्या वो ज्यादा, अगर ज्यादा पानी कभी आ जाता है, आप देखते हैं कि कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है और आपकी जो पौध है वो बिल्कुल खराब, टमाटर में अगर 2-3 घंटे भी पानी खड़ा हो जाए तो खराब हो जाती है। तो क्या हम इस तरह की प्रजातियां विकसित कर सकते हैं जिनसे कि हम अजैविक तनाव और जैविक तनावों से लड़ने के लिए अपनी जो प्रजातियां हैं विकसित कर सकें? तो ये जो कार्य हैं ये हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक गामा विकिरण सुविधा भी है, जिसको एक हमने ब्रिट से लिया था, बोर्ड ऑफ रेडिएशन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी बॉम्बे से, जो कि भारत का ही एक AERB का ही एक अंग है। और उसमें जो है हम GC 5000, ये सुविधा हमारे पास जो है विकिरण करने की जो सुविधा है, ये छोटी सुविधा है, इसको हम रिसर्च फैसिलिटी बोल सकते हैं। पर आप ये मानिए कि हम हर साल, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो हम लोगों के अब अंदर वैज्ञानिक हैं पूरे देश भर से, हम इसको बहुत आयत में इस्तेमाल करते हैं। जैसे किन्नू में मान लीजिए आपको चाहिए कि बीज ना हो अंदर जी, आप गूदा बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको जो विकिरण का इस्तेमाल करके उसमें भिन्नता पैदा कर सकते हैं। फिर आप उसमें अपनी सिलेक्शन से पता कर सकते हैं कि क्या आपको वो प्रजाति मिली या नहीं मिली। धन्यवाद जी। डॉक्टर अरुण, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो नाभीय तकनीकें हैं ये कौन कौन से क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हम खास तौर से बात करें खेती की तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा, इसका उपयोग हमारे खेती के क्षेत्र में क्यों किया जाता है, और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि और कौन कौन से क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसा कि भूपेंद्र जी ने बताया, खेती में तो होता ही है, जिसमें बोलते हैं हम इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज, जो नई नई फसल की नस्लें जो पैदा करते हैं, जैसे ट्रॉम्बे ग्राउंडनट है या फिर राइस की वैरायटीज हैं, या कई जो दालों की वैरायटीज हैं, वो नाभिकीय तकनीकों से मतलब उनको एक अच्छी किस्म उनकी बनाई गई है और किसानों में वो काफ़ी पॉपुलर भी हैं। तो एक पार्ट तो ये है कि एग्रीकल्चर में, दूसरा जैसा मैंने आपको कहा कि फूड प्रिजर्वेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। जितना भी मैंगो भारत से आज USA को एक्सपोर्ट हो रहा है वो इरेडिएट होके एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि हमारे मैंगो में जो फ्रूट फ्लाइज हैं या स्टोन वीविल हैं, कोई भी जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो नहीं चाहती कि ये जो इंसेक्ट्स हैं वहाँ पे आएँ, तो इसलिए उनको विकिरण द्वारा, हमारे यहाँ पे एक रेडिएशन प्रोसेसिंग प्लांट है, बल्कि 2-3 ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे मैंगोज को विकिरणित करके उनके ये जितने भी फ्रूट फ्लाइज हैं या स्टोन वीविल, उनको रहित करके उनको US एक्सपोर्ट होता है।
तो इसलिए ये व्यापार में भी बहुत लाभदायक है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि खाद्य संरक्षण में तो है ही, जिसका जिक्र हम बाद में कर सकते हैं, पर जैसा आपने पूछा कि इनके अलावा इसका बहुत बड़ा योगदान है चिकित्सा के क्षेत्र में। जो रेडियो डायग्नोसिस है, आपको पता है एक्सरे का कैसे यूज होता है रेडियो डायग्नोसिस में, उसी तरह जितने भी रेडियो आइसोटोप हैं वो भी डायग्नोसिस में होते हैं। और थेरेप्यूटिक यूज भी है एक्सरेज का और रेडियो आइसोटोप का। ज़्यादातर कैंसर रेडियोथेरेपी में आपको जैसे पता होगा उसमें तरह तरह के जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उनका यूज होता है, या एक्सरेज और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है कैंसर को खत्म करने के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा यूज है। इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी है, जैसे बहुत बड़े सिलेंडर हैं या बहुत बड़े चैम्बर्स हैं, उनमें कहीं लीकेज देखना है या पाइपलाइंस में लीकेज देखना है, या पानी का प्रवाह किस तरफ जा रहा है, या लिक्विड्स कैसे मूव हो रही हैं, कैसे मिक्स हो रही हैं, ये सब हम रेडियो आइसोटोप्स यूज करके उनका पता लगा सकते हैं, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह पर्यावरण में भी रेडिएशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे हमारे यहाँ एक स्लज हाइजीनाइजेशन रिसर्च रेडिएटर है, उसकी बड़ी किस्में भी अब आ रही हैं। जैसे जो प्रदूषित पानी है उसको साफ करने के लिए रेडिएशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिसमें सूक्ष्म जीवाणु और कई बार जो केमिकल्स हैं, जो हार्मफुल केमिकल हैं, उनको भी डिग्रेड किया जा सकता है रेडिएशन टेक्निक से। तो इस तरह इसके कई आयाम हैं और कई तरह की एप्लीकेशंस हैं, पर ये फूड एंड एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। जी डॉक्टर भूपेंद्र, आपसे मैं गामा किरणों के बारे में जानना चाहूँगी। गामा किरणें क्या हैं और कैसे ये जो फसलों को जो है वो बेहतर बनाती हैं, और जैसे कि एक कहीं ना कहीं भ्रांति होती है हमारे जहन में कि ये जो किरणें हैं ये मानव शरीर को स्वास्थ्य के नज़रिए से जो है वो हानि भी पहुँचा सकती हैं, तो इन चीज़ों पर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। इसमें जो बड़ी चीज, छोटी सी चीज है जो समझने वाली है कि गामा किरणें जो एक भ्रांति है कि नुकसान पहुंचाती हैं, मैं उसको एक वैज्ञानिक होने के नाते इसके बारे में आपको यही कहूंगा कि हर चीज नुकसान पहुंचा सकती है। हर इवन प्रेशर कुकर जो है वो भी नुकसान पहुंचा सकता है अगर उसका आप इस्तेमाल ठीक से ना करें। उसी तरह से जो गामा किरणें हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये जो गामा चैम्बर है जिसमें के आते हैं, या जो भी आपकी रेडिएशन फैसिलिटी है, विकिरण फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, जो कि डॉक्टर अरुण ने बताया कि लासल गांव में भी है और अपना वासी में भी है, काफी और जगहों पर भी मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये सब सुविधाएं जो बनाई गई हैं, इसमें जो आदमियों के लिए जो ह्यूमन हेल्थ का खासकर ध्यान रखा गया है। और इसमें तो जो रेडिएशन जो निकलती है, डॉक्टर अरुण ने बताया कि कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है, तो कोबाल्ट 60 ये मान के चले कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जिसको इस तरह से लेके एक बॉल है जिसको कि मैं ऊपर फेंक रहा हूं, और वो जो बॉल है एक स्टेज पे जा करके, एक जगह जा करके स्थिर हो जाएगी, पर वो वहां पर रुक नहीं सकती, और धीरे धीरे वो अपना नीचे आना शुरू करती है। और जब वो नीचे आती है तो एनर्जी उसमें से जनरेट होती है। तो ये एनर्जी जो है, फिर मैं विज्ञान ना ज्यादा बताते हुए, मैं वो जो नीचे आएगा तो उसमें एनर्जी आपकी निकलती है। तो हम लोग जब वो रेडियोधर्मी पदार्थ अपनी स्थिरता की तरफ बढ़ते हैं, तब उनमें से निकलने वाली जो रेडियोधर्मी किरणें हैं और बाकी पदार्थ भी निकलते हैं, बट हम लोग जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उनको जो विकिरण है उसका हम उपयोग जो हमारी फसलें हैं, दाने हैं या पदार्थ हैं, उनके संरक्षण में जब आप उनको डालते हैं तो वो पानी के साथ मिलकर के, और जो जीन्स को और आपके जेनेटिक मटेरियल जिसको डीएनए और आरएनए भी बोलते हैं, तो उसको आप मॉडिफाई करते हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव ले आते हैं। अब वो बदलाव क्या है हमें नहीं पता,
वो बदलाव कहाँ हो रहा है हमें नहीं पता। ये चांस म्यूटेशन बोलते हैं। तो जब चांस म्यूटेशन है, जहां हमें पता है कि बदलाव तो हुआ है और ये डिपेंड करता है, ये इस पर निर्भर है कि आपने क्या डोज दिया है रेडिएशन का। जो अगर आप ज्यादा मात्रा में डोज देंगे तो वो आपके लिए दाने के लिए नुकसानदायक हो सकता है, पर अगर कम मात्रा में देंगे तो आपको पॉजिटिव जो म्यूटेशन है, जो आप ट्रेट चाहते हैं, फिर आप उस जो आपकी म्यूटेटेड पॉपुलेशन है उसको आप स्क्रीन करके आप उसमें से छांट सकते हैं कि ये हमें इसमें से 10 पौधे ऐसे मिले हैं जो कि पेस्टिसाइड के लिए, जो कि आपके जिनमें के दाना बहुत बड़ा बन रहा है, जिनमें बाली बहुत बड़ी आ रही है, जिनमें बीमारी नहीं लग रही, आप इसको छांट सकते हैं। आपने बताया कि क्या ये ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, शरीर के लिए नुकसानदायक है? ऐसा नहीं है। जिस तरह से इनकी जो विकिरण सुविधाएं हैं, इनकी बनावट की गई है, इनको जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, इनको आदमियों के या जो ह्यूमन इंटरवेंशन से बहुत दूर रखा जाता है। और अगर हमारे पास जैसे सुविधा है छोटे रिसर्च फैसिलिटी की, तो उसके चारों तरफ एक लेड की शील्ड जो कि 9 इंच के लगभग होगी, उसको दिया जाता है ताकि वह जो उसमें से निकलने वाली किरणें किसी भी तरह से आपके ह्यूमन शरीर तक ना पहुंच सके, और जितनी पहुंचे वो आपके लिए नुकसानदायक ना हो। ठीक है। इसमें तो बड़े फैसिलिटीज हैं जो अपना कमर्शियल फैसिलिटीज हैं, जैसे मैंने बताया एक लासल गांव में है, वाशी में है, आपका कर्नाटका में है, गुजरात में है। तो ये जो कमर्शियल फैसिलिटी है, इसमें एक ट्रक आता है, अपना सामान एक साइड पे छोड़ता है, वहां से वो उसको कन्वेयर बेल्ट पे डाला जाता है। वो कन्वेयर बेल्ट रेडिएशन जो जहां आपका रखा है आइसोटोप, वहां जाकर के उसके चारों तरफ घूम करके वापस जो है उस पट्टी पे आ जाती है जहां से आप उसको उठा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर भूपेंद्र, इसके बारे में आपसे आगे जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में, जहां आज हम बात कर रहे हैं नाभिकीय तकनीकों के जरिए किस तरह से आप खाद्यान्न सुरक्षा कर सकते हैं इसके बारे में। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण और डॉक्टर भूपेंद्र। डॉक्टर अरुण, आपके पास में एक बार मैं फिर से आना चाहूँगी और आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई तरह के फल और सब्जी जो है, जब हमारे किसान भाई बहन उन्हें लेकर जाते हैं मंडियों में, तो वहाँ पर वो कई बार सड़ भी जाते हैं। तो क्या इससे भी नाभिकीय तकनीकों का इस्तेमाल करके भी क्या उन्हें बचाया जा सकता है, उनकी शेल्फ लाइफ को क्या बनाया जा सकता है आगे? इसमें नाभिकीय तकनीक जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। अभी तक हम लोग इसे सिर्फ जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गेहूं है या चावल है, इसमें हमने बहुत यूज किया है, बहुत प्रयोग में लाया है। परंतु जो दूसरे वेजिटेबल्स हैं, जैसे प्याज है, प्याज हर साल प्रॉब्लम करता है। इसकी फसल कई बार बहुत ऊंचे दामों में बिकती है, जब जैसे अक्टूबर नवंबर के महीनों में। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए जो पोटैटो, अनियन एंड टोमेटो, ये जो तीनों क्रॉप्स जो इतनी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, और कई बार इसमें बहुत वृद्धि होती है क्योंकि इसकी जो पैदाइश कम होती है या ये गल सड़ जाती हैं, ज़्यादा देर तक रखी नहीं जाती हैं। इसलिए जो विकिरण तकनीक है ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। इसमें बहुत ही कम डोज की मात्रा लगती है और इसमें अंकुरण बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। जो कई बार प्याज को हम रखते हैं और बहुत जो हाई ह्यूमिडिटी और हायर टेम्परेचर पे उसमें अंकुरण होता है और उसके कारण वो उसकी फसल खराब होती है। उसी तरह आलू में भी
अंकुरण की प्रॉब्लम है और अंकुरित आलू जो है उसको इंडस्ट्री यूज नहीं कर पाती है। तो बहुत ही कम मात्रा में गैमा रेडिएशन या इलेक्ट्रॉन्स यूज करके हम लोग इसकी अंकुरण की क्षमता खत्म करते हैं, और ये जो पदार्थ हैं इनको बहुत देर तक रखा जा सकता है और उसको लो टेम्परेचर की बजाय हम मीडियम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, इसलिए हम एनर्जी भी सेव कर सकते हैं। और उसी तरह जो जैसे कुछ फ्रूट हैं जो जल्दी पक जाते हैं और पकने के कारण उनको ज़्यादा देर उसको ट्रांसफर करने में या ट्रांसपोर्ट करने में कठिनाई आती है, तो विकिरण द्वारा उसकी जो राइपनिंग प्रोसेस है उसको डिले किया जाता है, डिले इन राइपनिंग एंड सेनेसेंस। तो इन फल और सब्जियों को विकिरण द्वारा हम लोग संरक्षित कर सकते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर भूपिंदर, इस संदर्भ में क्या आप भी कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो इसमें जोड़ना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे जो सब्जियां हैं, फल हैं, खासकर जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर मार्केट में किसान ले आया, ये आप मानिए कि जब टमाटर आता है तो इतना आता है कि उसको किसान को भाव नहीं मिलता। हम लोगों ने सबने देखा है कि टमाटर जो है रोड पे किसान फेंक करके चले जाते हैं। तो उसका इस्तेमाल जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कर रही है, पर क्या हम इसका जो किरणों का उपयोग करके, हम लोगों ने दूसरे संस्थान में जो शोध किए हैं उससे हमने ये देखा है कि अगर आप टमाटर को रेडिएट करते हैं एक डोज पर, तो हम उसको तकरीबन 8 से 9 दिन तक जो हरी अवस्था है उसकी वहां रख सकते हैं। ये समय बहुत होता है एक किसान के लिए अपनी फसल को दिल्ली से कन्याकुमारी भी भेजने का या बेंगलोर भेजने का, जहां पे उसको उसके दाम मिल जाए। तो उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं रहती कि उसको वो माल दिल्ली में बेचना है या आसपास के इलाकों में बेचना है। इसके अलावा इस बारे में डॉक्टर अरुण भी बहुत जो है इन्होंने शोध किए हैं। जामुन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, मशरूम हो गया, इनके रखरखाव पर भी, संरक्षण पर भी काफी शोध हो चुके हैं। और ये शोध जो है आजकल जो हम लोग जो डॉक्टर साहब ने कहा कि रेडिएट करने के बाद हम उसको जो है जो वह उस अवस्था में वह लाल तब होगा, टमाटर लाल तब होगा, आम तब पकेगा जब 30 दिन तक, आप डॉक्टर साहब ने आम की बात करी, तो आप 400 ग्रे पे अगर उसको आम को रेडिएट करते हैं तो शुरू में तो यहाँ से जो आम गया वो फ्लाइट से गया, यूएस गया, रेडिएट होने के बाद फ्लाइट से गया, वो इकोनॉमिकल नहीं पड़ता। बाद में उसको शिप से भेजा गया, तो 1 महीना जब शिप को लगा वहां पहुंचने में, 1 महीने बाद भी आप देखिए कि वो आम जो है उसकी अवस्था जो बहुत अच्छी थी, तो आपकी कॉस्ट कम हो गई, आपकी प्रिजर्वेशन बढ़ गई, शेल्फ लाइफ बढ़ गई, आपका मुनाफा बढ़ गया। तो ये कई चीजें हैं, आयाम हैं जिसके ऊपर, और जो हमारी मिनिस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग, इन्होंने लगभग 18 से ज्यादा ऐसी वस्तुएं जो है उसको अप्रूवल दी हुई है कि हम रेडिएट करके उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। जी डॉक्टर साहब ने जो है इस संरक्षण के साथ साथ आपकी कोई फसलें, आप फसल में सुधार करते हैं, तेल की मात्रा बढ़ाना, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना, ये खनिजों की मात्रा बढ़ाना। तो डॉक्टर भूपेंद्र, जैसे कि आपने बताया कि कई तरह की ऐसी खाद्यान्न फसलें हैं जिन पर इन तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि आज के समय में अपने फसलों का जो है वो निर्यात भी करते हैं। जैसे आपने आम का हमें यहाँ पर उदाहरण दिया, जामुन का दिया, स्ट्रॉबेरी का दिया। कई तरह के मोटे अनाज भी होते हैं, हालांकि उनकी प्रोसेसिंग कर दी जाती है और तभी उनका जो है वो आगे निर्यात किया जाता है। तो क्या ऐसी कोई मोटा अनाज भी है या कोई फल सब्जियां, क्या फूलों के ऊपर भी इन तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है? जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जी, यहाँ पर भी बहुत शोध हुए हैं, ग्लैडियोलस पर, क्रिसैंथेमम पर, गुलाब पर, जो है जिसमें भिन्नता कम है ना, पंखुड़ी किस साइज की हो, बड़ी हो, चौड़ी हो, फूल बड़े साइज का हो, उसका रंग बदल जाए। मैंने बताया कि ये चांस म्यूटेशन है। आप जब उसको विकिरण से एक्सपोज करते हैं, विकृत करते हैं, तो उसमें जो म्यूटेशन हो गई, अब उस म्यूटेशन कैसी है, क्या वो जो कई बार हमें उसमें म्यूटेशन के बाद फूल ऐसे भी मिलेंगे जो फूल छोटे साइज का हो, पर आप उसको नहीं चुनेंगे।
अगर उसमें बड़े साइज का फूल आ रहा है, उसका आकार बढ़ गया, उसका जो बहुत ज्यादा वो अट्रैक्टिव हो गया है फूल, उसका रंग आपने लाल रखा था, आपको पीला रंग मिल गया, पत्तियों का जो उसके पेटल्स हैं उनका आकार बदल गया, तो ये सब चीजें जो है बहुत जो है कई वैरायटीज फूलों में भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रिलीज कर चुका है। और आपको इस बात का बहुत गर्व है कि हम इसमें ना सिर्फ हमारे संस्थान और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और को सहयोग दे रहे हैं, संस्थानों को सहयोग दे रहे हैं। देखिए मुझे काफी साल हो गए इस विकिरण सुविधा का इस्तेमाल खुद करते हुए और करवाते हुए, और मैं देखता हूं कि आयाम बहुत हैं, सिर्फ हमें उनका पता कम है अभी। जी और बिल्कुल। जिन नए नए आयामों का पता लगता है। आपने एक्सपोर्ट की बात की, मेरे पास एक सज्जन आए एक बार के साहब, हम जो है अचार का निर्यात करते हैं, पर वहां से जो है हमें अचार जो निर्यात कर रहे हैं उसमें फफूंद लग जाती है। जी। तो काफी जगहों पर काफी बिल्कुल, तो काफी जो ऐसे खाद्य पदार्थ हैं उनके ऊपर इस तकनीक का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। डॉक्टर अरुण, अब आपके पास आना चाहूंगी। हमारी कई फसलें ऐसी होती हैं जिनको कीटों और रोगों के प्रकोप का नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है, और इससे जो हमारे किसान हैं उनको भी आर्थिक लाभ का, आर्थिक नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये जो तकनीक है हमारी नाभिकीय तकनीक जो है, क्या इसका इस्तेमाल करके कीटों और रोगों के प्रकोप को क्या कम किया जा सकता है? ज्योत्सना जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इनफैक्ट हमारे देश को इसको बहुत ही प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 200 मिलियन टन प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें से 15-20% जो है वो खराब हो जाता है, और उस खराबी की वजह जो है इंसेक्ट्स हैं। और हमारा जो खाद्य सुरक्षा के जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो इसकी जिम्मेवारी लेती है, वो ज़्यादातर फ्यूमिगेंट्स का यूज़ करते हैं, और वो फ्यूमिगेंट्स हैं जैसे मेथिल ब्रोमाइड है या इथर डाइब्रोमाइड है या फॉस्फीन है। ये सब केमिकल फ्यूमिगेंट्स जो हैं ये पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं, और इसका एक्चुअली ये रेडिएशन टेक्निक जो है ये बहुत ही इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है, ताकि ये जो केमिकल्स हैं इसका यूज़ कम हो। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज ने, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं इनको, मेथिल ब्रोमाइड और इथर डाइब्रोमाइड और फॉस्फीन है, ये ओजोन लेयर से, स्पेशली जो मेथिल ब्रोमाइड और इथिलीन डाइब्रोमाइड, ये ओजोन लेयर से रिएक्ट करते हैं, ओजोन को डिप्लीट करते हैं, इसलिए ये अनफ्रेंडली केमिकल्स हैं। दूसरा ये है कि ये रेसिड्यू छोड़ते हैं, जिस खाद्यान्न पे इनका असर होता है उस पे ये कुछ रेसिड्यू छोड़ते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, और इससे कुछ बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए ये भौतिकीय तकनीक है जो रेडिएशन प्रोसेसिंग है, इसका इस दिशा में लाभ लेना चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा में इसका फायदा हो सकता है। और इसके अलावा जो दूसरी फसलें हैं, जैसा भूपेंद्र जी ने बताया, आपने दूसरे फसलों की बात की, स्पेशली फ्लावर्स की बात की, तो फ्लावर्स को भी, उनकी भी शेल्फ लाइफ अगर एक्सटेंड करनी है, और या उसको जो कई बार उसमें कीड़े होते हैं या जीवाणु होते हैं उनको मारना हो, उनको कीट रहित करना हो, तो इसमें ये बहुत बड़ा योगदान कर सकती है। इसके अलावा जो प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं उनमें, जैसे ये भूपेंद्र जी बोल रहे थे कि फफूंदी लग जाती है, वो भी मतलब एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जो है, ये जो रेडिएशन है इससे ये जो फंजाई हैं इनके जो स्पोर्स हैं वो मर जाते हैं, उसके कारण वो फफूंदी फिर पैदा नहीं होती है। तो इस टेक्निक का लाभ जो है ये पूरे कृषि क्षेत्र में लिया जा सकता है, और भारत में कम से कम भी 20-22 ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ये टेक्निक यूज हो रही है। पर जो मोटे ये जो हैं अनाज है जैसे, उनमें अभी तक इसका विस्तृत यूज नहीं हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अगर इस टेक्निक को यूज करें तो हम ऑलमोस्ट 30 से 40% अपना खाद्यान्न बचा सकते हैं, और वो कितना इकोनॉमिकली
बेनिफिट कर सकता है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं अगर उसकी जी। कीमत आज के वक्त देखी जाए। जी, और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम विचार विमर्श। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम विचार विमर्श में। और आज हम बात कर रहे हैं नाभीय तकनीकों से किस तरह से आप कर सकते हैं खाद्यान्न सुरक्षा। और अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी भी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है पर्यावरण विज्ञान संभाग पूसा नई दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, यहाँ पर आप काफ़ी जानकारी जो है अभी हमने यहाँ पर हासिल की है और आज हम ये नाभिकीय तकनीकों के संबंध में बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सर, ये जो हमारे फसलें हैं प्याज की या आलू की, इनमें अक्सर जो है वो अंकुरण की समस्या आ जाती है, तो क्या हम नाभिकीय तकनीकों का इस्तेमाल करके क्या ये इस अंकुरण की समस्या को भी कम कर सकते हैं इसमें? देखिए, अभी आपने डॉक्टर अरुण कुमार भी होंगे, उन्होंने वो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हैं, जो पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रॉब्लम होती है फसलों में, तो जो अंकुरण आप जब स्टोर करते हैं प्याज और जो भी लहसुन प्याज या दूसरी चीजें लंबे समय तक के लिए हम स्टोरेज करना चाहते हैं जी, तो उसमें अंकुरण हो जाती है, वो अंकुरित हो जाती है। तो इसको कहते हैं, अगर आपको उसकी अंकुरण मतलब क्षमता अंकुरण को रोकना है और लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखना है प्याज को, तो लो डोज रेडिएशन जो होता है उसको हम अगर इस्तेमाल करें और उनको लो डोज रेडिएशन से इस्तेमाल करके फिर उनको संरक्षित करें या उनको लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। जी। डॉक्टर भूपेंद्र, इसके बारे में क्या आप कुछ और जानकारी ऐसी है जो जोड़ना चाहेंगे कार्यक्रम में? ज्योत्सना, पूसा संस्थान में काफी शोध किया है इस विषय पर। हम लोगों ने प्याज पे भी इसका शोध किया है और मिनिस्ट्री जो ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मैंने जैसे आपको बताया था कि 18 जो प्रोडक्ट्स हैं, 18 वस्तुएं हैं जिनकी मंजूरी है कि हम उनको विकृत कर और इस्तेमाल में ला सकते हैं, उनमें प्याज भी एक है। और हम लोगों के शोध इस वजह से भी होते हैं कि आजकल मार्केट में अन्यत्र अलग अलग तरह का प्याज आता है। एक लाल प्याज होता है, एक सफेद प्याज होता है, एक जो है पतले छिलके वाला होता है, एक मोटे छिलके वाला होता है। तो क्या हम जो रेडिएशन की मात्रा जो है जिसकी मंजूरी मिली हुई है, क्या वो मात्रा, रेडिएशन की मात्रा, विकिरण की मात्रा, वो सभी जो आपकी वैरायटीज हैं प्याज की, उनके लिए एक सी होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए? तो हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर सफेद प्याज को हम उसी रेडिएशन की, विकिरण की मात्रा से अगर हम रेडिएशन से विकृत करते हैं तो उसमें आपको नुकसान मिलता है। और लाल प्याज के लिए हम ज्यादा रेडिएशन की मात्रा का भी इस्तेमाल करते हैं। और जब मैं ज्यादा की बात कर रहा हूं तो वो ज्यादा की मात्रा भी जो है वो 0.1 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है। तो ये अधिकतम मात्रा है 0.1 किलोग्राम। और अगर हम 0.1 किलोग्राम लाल प्याज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो सही रहती है। आप उसको तकरीबन 6 से 8 महीने तक घरेलू तापमान जो आपका है अंदरूनी कमरे के तापमान पर रख सकते हैं। डॉक्टर अरुण ने आपको हम सबको बताया कि अगर हम विकृत करते हैं किसी चीजों को, विकिरण करके हम अगर उसको संरक्षण करते हैं, तो आपको जो आपके कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनमें कि आप देखिए कि किसान जो है, प्याज वाले किसान, आलू वाले किसान, लहसुन वाले किसान, ये इस मुश्किल से जूझ रहे हैं कि अपनी फसल को कैसे बचाएं। और वो आपको जो ये कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, इनके आसपास ही नजर आएंगे सीजन में, और उसमें उनको उसकी कीमत देनी पड़ती है। तो अगर ये विकिरण की कीमत है जो कि लगभग 20 से 30 पैसे प्रति किलो पड़ती है, लो डोज की जो कीमत है 20 से 30 पैसे प्रति किलो पड़ती है, और इससे आपको घरेलू तापमान पे जो आप कमरे के अंदर जो तापमान है उसी पर ही आपको 6 से 8 महीने आपको अंकुरन से बचाव मिल जाता है। तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है?
साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे डॉक्टर भूपेंद्र कि ये जो रेडियोधर्मी पदार्थ है इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है कृषि के क्षेत्र में? जोत्स्ना एक बड़ा अलग सा आयाम है, क्योंकि हम जब बात करते हैं कि रेडिएशन विकिरण की जो बात करते हैं, विकिरण रेडियोधर्मी पदार्थों से ही उत्पन्न होता है। हम लोगों ने अब तक बात की कि रेडियोधर्मी जो विकिरण है उसका हम किस किस एरिया में, किस किस आयामों में उपयोग कर सकते हैं, पर जब हम रेडियोधर्मी पदार्थ की बात करते हैं तो रेडियोधर्मी पदार्थ में से निकलने वाले, चाहे वो अल्फा हो, चाहे बीटा पार्टिकल है, चाहे वो गामा रेडिएशन है, विकिरण है, हम इन तीनों का जो उपयोग है ये जांचने के लिए कर सकते हैं कि ये, मान लीजिए मेरे पौधे को कितना खुराक चाहिए, उसको नाइट्रोजन देना है, उसको पोटेशियम देना है, उसको फास्फोरस देना है, जिंक देना है, आयरन देना है, तो मैं कितना डालूं, कब डालूं, किस मात्रा में, किस तरह से डालूं जी, किस सॉल्ट के रूप में डालूं ताकि वो मेरे पौधे को ज्यादा से ज्यादा मिले। तो ये जो आयाम है, और खासकर रेडियोधर्मी पदार्थों का हम इस्तेमाल, जो आपका जो पानी जो है, जमीनी पानी, ग्राउंड वाटर जिसको हम बोलते हैं, वो जमीन के नीचे कितने, हमें गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं है, हम एक प्रोब की, न्यूट्रॉन प्रोब की सहायता से ये जानकारी पा सकते हैं कि हमारा जो जमीनी पानी है उसको कितनी, जमीन से कितनी गहराई पे है। तो जब आपको ये पता लग गया एक प्रोब की सहायता से, वो भी नाभिकीय प्रोब है, तो उसकी सहायता से जब ये पता लग गया तो आपको फिर डिसाइड करना है कि जहां 5 मीटर पे मुझे पानी मिल रहा है मैं वहां पे खुदाई करूं, ना कि दूसरी जगह पे जहां पे मुझे 100 मीटर पे पानी मिल रहा है। जी, आपको पानी जो है वह कैसे उसका उपयोग बढ़े, पानी के जो प्रोडक्टिविटी, वाटर प्रोडक्टिविटी है, उसमें भी हम नाभिकीय तकनीकों का, चाहे वो स्टेबल आइसोटोप्स हैं, उनका भी उपयोग करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मनोज, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, ये बताइए कि अभी हमने डॉक्टर अरुण से भी जानकारी हासिल की थी कि कीड़ों का और कीटों का प्रकोप किस तरह से जो है वो फसल को हम बचा सकते हैं होने से, लेकिन ये बताइए कि जैसे दलहनी फसलों में येलो मोज़ैक का खतरा होता है और नीमाटोड का भी खतरा फसलों में होता है, क्या इनके प्रकोप से भी हमारी फसलों को बचाया जा सकता है नाभिकीय तकनीकों का प्रयोग करके? अभी जैसे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया और आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा कि रेडियोधर्मी या रेडिएशन का कैसे प्रयोग होता है खेती के लिए। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आपने जैसे ह्यूमन के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए आपने सुना होगा रेडिएशन का उपयोग होता है जी, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होता है, और दूसरा होता है, दोनों तरीके से होता है, एक होता है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, एक होता है रेडियो थेरेप्यूटिकल पर्पस के लिए। तो सेम वे कृषि में भी रेडिएशन और रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग होता है। जैसे रेडिएशन का डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम एक रेडिएशन सोर्स यूज करते हैं, जैसे कोबाल्ट 60 या सीजियम 137 सोर्स को यूज कर सकते हैं, या हम रेडियो आइसोटोप्स को यूज करते हैं। रेडियो आइसोटोप्स जैसे हम फास्फोरस 32 है, या अपना सल्फर 35 है, आयरन 59 है, तो ये रेडियो आइसोटोप्स हैं, इनको हम यूज करते हैं जी। तो अब किस तरह से यूज करते हैं? अब आप जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर येलो मोज़ैक वायरस बीमारी आ रही है, अब उसको हम रेडिएशन की तकनीक का, इसका यहाँ क्या उपयोग हो सकता है? रेडिएशन तकनीक का यहाँ उपयोग हो सकता है कि इस तरह की वैरायटी विकसित करना जो येलो मोज़ैक वायरस के लिए प्रतिरोधी हो। तो उसके लिए हमारी ये रेडिएशन म्यूटेशन का काम करती है, उसको म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। एक सामान्य ब्रीडिंग होती है, हम अगर रेडिएशन को यूज कर रहे हैं तो रेडिएशन म्यूटेशन ब्रीडिंग हो गई। इस म्यूटेशन ब्रीडिंग की मदद से हम ऐसी वैरायटी, ऐसी प्रजातियों को पैदा कर सकते हैं जो येलो मोज़ैक वायरस रोधी हो या नेमेटोड रोधी हो। तो यहाँ तो ये इनका उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग हुआ रेडियो आइसोटोप का डायरेक्ट यूज। डायरेक्ट यूज के लिए जैसे हमने बताया कि जब हम मृदा में जब हमको कोई भी फसल उगाना है तो हमको एक उर्वरक, एक महत्वपूर्ण इनपुट है, एक महत्वपूर्ण इनपुट है बीज। बीज, नए बीज बनाने के लिए हम डायरेक्ट रेडिएशन का यूज कर सकते हैं। अब हमको उर्वरक को यूज करना है तो उर्वरक की कितनी मात्रा यूज करना है, कौन सा उर्वरक सही हो सकता है,
उसके लिए लैब में और लैब के एक कंटेंट इन्वायरमेंट में स्टडी करते हैं, उसके लिए रेडियो आइसोटोप का यूज करते हैं और वो हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर जमीन के लिए कौन सा उर्वरक रहेगा, किस समय इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से दोनों ही तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट रेडिएशन के रूप में भी और रेडियो आइसोटोप के रूप में भी। ये ओवरऑल इसका जो प्रयोग होता है रेडिएशन टेक्नोलॉजी का कृषि के क्षेत्र में, इसका एक महत्वपूर्ण जी बिल्कुल। डॉक्टर भूपेंद्र, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कब से नाभिकीय तकनीकों के ऊपर काम किया जा रहा है? 1968 में UNDP, FAO, IAEA ने मिलकर के जो आपके विश्व शांति में नाभिकीय तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने आज तक हिरोशिमा के बारे में सुना, हम लोगों ने चेरनोबिल के बारे में सुना। हम लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट्स तो जल्दी सुनाई देती हैं, बट उसके पॉजिटिव जो असर हैं, पॉजिटिव उसके जो शोध हैं, उसकी जो पॉजिटिव हम किस तरह से हम नाभिकीय तकनीकों को अपने सोसाइटी के लिए, अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें भी हैं और इनको बढ़ावा देने के लिए नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला का जो है अनावरण किया गया 1971 में। तब से लेकर के हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे फसल सुधार में कह लीजिए, फल विभाग कह लीजिए, फूल विभाग कह लीजिए, हमारे जो वैज्ञानिक हैं जो ये शोध कर रहे हैं कि कोई हमारी जो खरपतवार है वो क्या हमारी जो मेन फसल है उसको नुकसान पहुंचा रही है, नहीं पहुंचा रही, कितना पहुंचा रही है। हमारा जो केमिकल है, कोई मान लीजिए पेस्टिसाइड है, क्या हम उसको कितना डाल सकते हैं, क्या हमारी फसल को भी उस पेस्टिसाइड से नुकसान है। एक तो हमें नजर आ जाता है कि अगर हमारी फसल जल गई पेस्टिसाइड डालने से, खरपतवार तो मरी पर हमारी फसल भी मर गई, तो नजर आ गया, तो हमें पता लग गया। पर हमारी खरपतवार तो मर गई पर फसल नहीं मरी, पर क्या फसल भी उस पेस्टिसाइड को ले रही है, नहीं ले रही। तो हम ये जो रेडिएशन ट्रेसर्स हैं, हम इसको नाप सकते हैं। जैसे कोई डाई होती है, हम लोग शुगर जो है अपना खून जब मशीन में डालते हैं तो एकदम वो हमें बता देता है कि भाई ये आपकी शुगर कितनी है। तो ये जो ट्रेस करना रेडियो एक्टिविटी डाली है आपने, पेस्टिसाइड रेडियो एक्टिविटी वाला है, इसमें कार्बन 14 उसको लेबल कर लीजिए। उसके बाद वो आपने मिट्टी में डाल दिया या ऊपर अपने स्प्रे कर दिया, और वो कितना जा रहा है, कहाँ जा रहा है। आजकल तो ऐसी सुविधाएं आ गई हैं जिसको हम पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी बोलते हैं, तो जिससे आपको पौधे को काटने की जरूरत नहीं, आप उस पौधे को मशीन के सामने, डिटेक्टर के सामने रख दें तो आपको वो सीधे तौर पे बता देगा कि कहाँ पौधे के किस हिस्से में कितना वो रेडिएशन तत्व है। और क्योंकि वो रेडिएशन तत्व उस पेस्टिसाइड या उस केमिकल से जुड़ा है, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर हमें किसी जगह पर उस रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा ज्यादा मिल रही है, तो मान के चलिए कि उस हिस्से में वो पेस्टिसाइड या वो केमिकल भी ज्यादा मात्रा में है। और क्या वो हमारे लिए नुकसानदायक है, क्या दानों में वो पेस्टिसाइड घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, कि हम खाते। तो इस चीज के ऊपर ये जो शोध है रेडियोधर्मी पदार्थों का, एक जो जिसको हम एज ए ट्रेसर यूज करते हैं, बहुत कामयाब शोध है। ठीक है, बिल्कुल। और अब आइए अंत में एक बार रुक कर लेते हैं डॉक्टर मनोज का। डॉक्टर मनोज जी, अब आपसे मैं अंत में बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी ये बात कि किस तरह से ये जो नाभिकीय तकनीकें हैं ये किसानों के लिए लाभकारी कैसे हो सकती हैं? देखिए, किसानों की मतलब 4 विधाएं हैं खेती के लिए: अच्छे बीज, अच्छे सही समय पर उर्वरक, कीटों का नियंत्रण, कीट पतंगों का नियंत्रण, और एक पोस्ट हार्वेस्ट जो कटाई उपरांत जो उनकी फसल प्राप्त हो रही है उसको लंबे समय तक संरक्षण जी। और इन चारों विधाओं में नाभिकीय प्रौद्योगिकी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हम लोगों ने विस्तार में बात करी कि जैसे रेडिएशन बीज अच्छी क्वालिटी के बीज बनाने में मदद करता है, उर्वरकों से रिलेटेड, उर्वरकों से संबंधित कि किस समय उर्वरक डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, सही उर्वरक डालना चाहिए, ज्यादा नहीं डालना चाहिए जरूरत से ज्यादा, क्योंकि वो पर्यावरण को नुकसान भी कर सकता है। फिर कीटों के नियंत्रण के लिए एक तकनीक जिसमें अभी हम लोगों ने शायद चर्चा करी है, उसको कहते हैं स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक।
इस टेक्निक में हम कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं करते हैं। ये एक बिल्कुल कोई भी केमिकल, हानिकारक केमिकल यूज नहीं करते हैं। इसमें सिंपली जो भी कीड़ा है या जो भी कीट है जिसको हम नष्ट करना चाहते हैं, उसको लेबोरेटरी में लाके उसकी बड़ी पॉपुलेशन को, उसकी जनसंख्या को हम स्टराइल कर देते हैं रेडिएशन की सहायता से, और फिर इन कीड़ों को वातावरण में छोड़ दिया जाता है। जब ये वातावरण में जाते हैं और जो वातावरण में ऑलरेडी कीड़े हैं, पैदा हैं, उपस्थित हैं, उनसे ये उनके साथ ये मैच करता है, और लेकिन उससे क्या होता है, जो बच्चे पैदा नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारियां यहाँ पे दी, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अरुण भी जुड़े। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारियां जो है वो इस विषय के संबंध में हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के विचार विमर्श में बस इतना ही। उम्मीद है कि कार्यक्रम के दौरान दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगर विचार विमर्श कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप विचार विमर्श कार्यक्रम का पहले का प्रसारण देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल। नमस्कार। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है।